अगला विषय है द बिग ब्रदर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूएसए, रशिया, चाइना, कैन इंडिया रिमेन नॉन अलाइन। सतीश झा साहब, मेरे साथी कह रहे हैं कि सोए नहीं है क्या, क्योंकि आपके लिए तो गुड मॉर्निंग और नमस्कार। नमस्कार, हम लोगों के लिए गुड इवनिंग। आप रात मतलब अभी 4 घंटा पहले तक आप हमारे साथ थे, फिर आप आ गए हैं। आपका प्रेम और स्नेह भी ये है कि शायद इसलिए आए। विषय तो जो भी है उस पर आप बोलेंगे ही। विषय में फिर से एक बात, क्योंकि ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें बहुत सी चीजें रीजेक हो रही हैं, और खास करके पोस्ट कोरोना। सतीश साहब, सबसे पहले आप, चूंकि आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप हिंदुस्तान में रहे, आप बिहार को समझते हैं, हिंदी बेल्ट को समझते हैं, पत्रकारिता को समझते हैं, शिक्षा को समझते हैं बहुत नजदीक से, अब आप मौसम में हैं, तो सबसे पहली चीज आपसे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जरा थोड़ा समझा दें, क्योंकि पोस्ट कोरोना एक नई चीज बन रही है पूरी दुनिया में। इसको थोड़ा ब्रीफली समझा दें। जब सामरिक स्थिति की बात करते हैं तो पोस्ट कोरोना के साथ एक पोस्ट ट्रंप की दुनिया भी है कुछ। तो उसमें ट्रंप अपने आप में कोरोना से बड़ा उनका प्रभाव था पिछले 4 साल तक। उसके बाद जो भी चीज शुरू हुई है उसमें बड़ी भूमिका निकल रही है चीन की। वो जगह ट्रंप ने बनाने दी। अब वो काफी एक कॉम्प्लेक्स विषय था कि एक तरफ ट्रंप चीन के खिलाफ जा रहे थे और दूसरी तरफ उसके लिए जगह खड़ी कर रहे थे। जो अमेरिका ने जो जगह खाली करना शुरू किया पिछले 4 साल में, यूरोप के साथ जिस तरह से संबंध बनाए और बिगाड़े, और हर जगह संबंध बिगड़ते ही गए। आपने देखा होगा कि अभी नॉर्थ कोरिया की अब ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन 4 साल तक ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को हमेशा एक धुरी बना कर रखा। तो उनकी अपनी समझ थी जो भी थी। उस 4 साल में जो एक विकृति आई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उसको एक तरह से मान लीजिए कि 4 साल पहले की बात है या नए समीकरण बन रहे हैं, लेकिन सब कुछ मिला के एक नई चीज उभर आई है, जो कि चीन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक केंद्र बन गया है एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में। तो चीन की जो स्थिति थी 5 साल पहले, वो एक उसमें संभावनाएं थी। आज वो एक वास्तविक अपने आप में खिलाड़ी है, तय करने में कि दुनिया कहाँ जा रही है। तब तक चीजें उभर रही थी, खास के अफ्रीका में उभर रही थी, कि जहाँ चीन ने काफी कोशिश की थी अपनी जगह तैयार करने की। और जो लोग दूर की बात देखते हैं, 20-25 साल की बात, वो देख सकते थे, लेकिन उसका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी 5 साल पहले जितनी आज है। उसकी एक और बात भी है, अगर कोई अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 1/4 से 1/3 तक की है, और चाइनीज अर्थव्यवस्था उसकी करीब मान लीजिए आधी के आसपास पहुंच गई है, तो जाहिर है एक तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसका असर पड़ता है, वो कुछ भी करता है उसका असर पड़ता है दुनिया की, दुनिया हर आदमी पर, हर मानव पड़ता है, पहली बात। दूसरा ये कि उसके पास हथियार भी बहुत है। तीसरा, उसके तेवर भी अलग तरह के हैं, उसकी आकांक्षाएं बहुत हैं, वो दुनिया में अपनी जगह दिखाना चाहता है लोगों को। तो जो यूएसएसआर और यूएस की जो बात थी कोल्ड वॉर के जमाने में, वो ज्यादा आसान थी समझना, क्योंकि वहां कुल 2 खिलाड़ी थे, अब 3 खिलाड़ी हैं। जो हमारी जो नॉन अलाइनमेंट की बात थी जमाने में, वो इसलिए थी कि उसमें कुछ आदर्श थे, कुछ मूल्य थे, कुछ इतिहास था, कुछ एंटी कॉलोनियल हिस्ट्री थी। उन सब को लेकर के एक उसका माहौल बना था। नाम कितना प्रभावी हुआ नहीं हुआ, उसमें बहुत लंबी एकेडमिक चर्चा हो सकती है। लेकिन जो 1990 के बाद जिन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत होते देखा है, उनका मानना था कि भारत को प्रैग्मेटिक होना चाहिए था। नॉन अलाइनमेंट जो थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी था। और आज की स्थिति में अगर आप देखें तो चीन के साथ भारत किस तरह सुलझाए अपनी गुत्थी को, ये बात निकल नहीं आ रही। अमेरिका से डील करना आसान है, रूस से भी डील करना आसान था। वहां मुश्किल थी कि रूस और अमेरिका को कैसे अलग रख के बराबरी से कैसे देखा जाए, उन दोनों से कैसे फायदे उठाए जाए। उस पर भारत बहुत सफल नहीं हुआ। वो या तो ज्यादातर उसको माना गया कि रूस के खेमे में था, और अमेरिका चूंकि आपके मूल्य थे, लोकतांत्रिक और बहुत बड़ा देश था, संभावनाएं थी, तो कुछ ना कुछ वो अमेरिका से संबंध अच्छा होता रहा। लेकिन अमेरिका से संबंध अच्छे होने के लिए जो वहाँ का डायस्पोरा, जो हमारे जो अप्रवासी भारतीय हैं, उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। अगर उनका आज 40 लाख यहाँ लोग रहते हैं, तो इससे अमेरिका की जो विदेश नीति भारत के प्रति है, वो करीब स्थायी तौर पे चली जाएगी, स्थायी भाव में आ जाएगी। वो ज्यादा भाग नहीं सकते। हमारे
प्रवासियों का जो है प्रभाव यहाँ के सेनेटर्स पर, कांग्रेसमैन पर, लोकल पॉलिटिक्स में आज की तारीख में इतना है कि अमेरिका जैसे इजराइल का प्रभाव है, भारत का वैसा तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन उसमें जो एक उतार चढ़ाव आया करते थे वो कम हो जाएंगे, कम हो गए हैं। चीन के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि चीन अपनी चाल खुद चलता है, उसको उसको आप ड्रैगन कहिए, जो भी कहिए। और रूस की स्थिति अब ऐसी नहीं रही है कि वो इतनी बड़ी भूमिका अदा कर सके, लेकिन न्यूक्लियर राष्ट्र होने के नाते उसकी अपनी एक जगह है। तो भारत में इतनी क्षमता है कि नहीं, जो 1-2% इकॉनमी दुनिया की है वो कैसे एक एक तिहाई और एक छठा और एक 10वें या 12वें हिस्से की इकॉनमी से कैसे डील करेगा। सवाल इसका एक तो आर्थिक तौर पे देखो तो ये है। दूसरा, जहां तक हम दूर दराज रह के अपनी अस्मिता बनाए रखें वो एक बात होती है, और उनके बीच में आके अपनी बनाएं वो अलग बात होती है। अभी तक हमने इस तरह की कोई हमारा कोई ऐसा क्या कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि हम सबके साथ मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट खेल करके और फिर भी जीत सकें या आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अगर एक सिंबल माना जाए आपकी फॉरेन पॉलिसी की सफलता का, तो अभी भी हमें सफल होना बहुत, वो रास्ता बहुत थोड़ा लंबा है। क्योंकि हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, जोड़ते हैं, उसमें अगर हमारी समझ बहुत साफ होती तो एक वो अपने आप में एक मान लीजिए मानक है इस चीज का। उस तरह के हम कई मानक देख लें, उसके आधार पे अगर हम अपनी तुलना करें और देशों के सफलता के आधार पे, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अगर हम देखते हैं, आदर्शों की बात देखते हैं, और कई जो हमारे प्रशासन रहे हैं उनमें कई सफलताएं हुई हैं, लेकिन अगर वो मानक है तो बात अलग है। मेरे हिसाब से वो मानक नहीं थी। तो मुझे लगता है कि चीन का प्रभाव अब बढ़ता रहेगा, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती रहेगी। कोरोना में भी बहुत साफ हो गया है कि जिस तरह चीन ने कोरोना से जिस तरह से निपटा, उसके सामने कोई और देश उसकी मिसाल नहीं बन सका है। बहुत जल्दी ही उन्होंने उसके ऊपर काबू पा लिया। उसकी जो भी लागत देनी पड़ी हो उससे हम अवगत नहीं है, हमको पता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा चीन ने करीब 6-7 लाख लोगों का उनका नुकसान हुआ, लेकिन जो डेटा है उसमें कुल 3,000 आते हैं या कुछ 1,000 आते हैं। तो चीन की स्थिति बिल्कुल अलग है। उसने, जैसे कल जिक्र हुआ था, मनीष भाई ने कहा कि उसने अपने आप को इंटरनेट को इंटरनेट कर दिया है। बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि उन्होंने अपने आप अपनी व्यवस्था को, जो देश की व्यवस्था है, उसको काफी इंसुलेट कर रखा है एक तरफ से, और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपनी जगह बनाते रहे हैं। तो आज ये जो है एक बड़ा प्रश्न है, और ये हमारी जो क्षमता देश की है चीन से सुलझने की, उलझने की, उस पर काफी निर्भर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात चीन के साथ ये है कि उसकी सीमाएं हमारे साथ खड़ी हैं। तो हमारी जो उसके साथ जूझने की या दोस्ती करने की जरूरतें बढ़ जाती हैं, और जूझने की जो चैलेंजेस हैं वो ही साथ में बढ़ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम एक नए उसमें अंतर्राष्ट्रीय सामरिक दौर में गुजरने वाले हैं, और बाइडेन के आने से कुछ स्थिरता आएगी और कुछ नयापन आएगा। कुछ नए मुद्दे जो पुराने, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, वो ज्यादा प्रमुख होंगे। लेकिन चीन को जो एक जगह मिल गई पिछले 4 साल 5 साल में आगे बढ़ने की, उसने एक नई समीकरण पैदा कर दी है, और वो समीकरणें जो हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं। तो मेरा मानना है कि हमें सीखना पड़ेगा। हमारे जो साइनो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, जो चाइना एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तादाद बढ़नी पड़ेगी, और हमें सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो चीन सोच के चलता है और हम नी जर के साथ चलते हैं। अब आपकी सवाल का ये उत्तर है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चीन की भूमिका अब धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर से बढ़ती जाएगी। ये लखन जी अभी आ रहे हैं, वो थोड़ा उनकी एज 87 हो गए हैं वो, तो आप थोड़ा रशिया पे भी कुछ टिप्पणी कर पाएंगे? जी, 1-2 मिनट। रूस की स्थिति यह है कि उसकी अपनी जो, अभी वो खुद ही कोशिश कर रहा है कि वो नाटो में उसकी भूमिका बनी रहे। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि उसकी अपनी जो जरूरी जरूरतें हैं अपना नेतृत्व बनाए रखने की अपने पड़ोस में, उसको लेकर के वहां वो व्यवहार इस तरह करता है कि वो गली का दादा है। लेकिन नाटो में आने के लिए उसको बनना पड़ता है एक सबके साथ साथी बनना पड़ता है। उसकी आदत कभी नहीं रही कि सब बराबर रहे। वो, उसकी आदत ये रही कि हम अमेरिका के बराबर हैं एक तरफ,
और नाटो से जो है वो कोशिश करता है कि एंगेजमेंट की, और जो पड़ोसियों से कोशिश करता है गली गली के दादा की। इन तीनों को जो जोड़ने की बात है, वहां पुतिन साहब अभी तक बहुत सफल रहे हैं, बहुत लंबे समय से राष्ट्रपति हैं। वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, वो जिंदगी भर के प्रधान राष्ट्रपति हैं। शी साहब भी हैं। ये लोग काफी लंबे दौर के खिलाड़ी हैं, दोनों ही, शी साहब भी और पुतिन भी। लेकिन लेकिन जो जो अभी जो बन रहे हैं अमेरिका और रूस के संबंध, अमेरिका चीजों को खराब नहीं करना चाहता। तो कुछ भभकियां दी जाएंगी, कुछ बातें होती रहेंगी, लेकिन मोटे तौर पे कोशिश जो होगी वो बैकरूम डिप्लोमेसी ज्यादा रहेगी, और जो ट्रंप के जमाने की जो भभकी वाली बात थी वो खत्म हो जाएगी। तो उसकी अभी स्थिति ऐसी नहीं है, या चाहे आर्थिक कहें या सामरिक कहें या डिफेंस के हिसाब से कहें, कि वो कुछ बहुत बड़ा कदम ले सके। वो खुद चाह रहा है कि उसको लोग एक गुड सिटीजन की तरह मानना शुरू करें, और उनकी आज की जरूरत ऐसी है। जी जी, थैंक यू। मैं अब लखन मेहरोत्रा साहब के पास आ रहा हूं, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोग का सौभाग्य है कि इतने एक्सपीरियंस डिप्लोमेट मुझे इस प्रोग्राम में लाने का अवसर मिला। इनकी एक किताब अभी हाल में आई है, 2-3 किताब इन्होंने लिखे हैं, लेकिन हाल में किताब इन्होंने लिखी है ओडिसी ऑफ अ डिप्लोमेट। ये करीब करीब मतलब ये 35-40 साल का, और वो नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, फिर इंदिरा गांधी, फिर वीपी सिंह, मतलब इस राजीव गांधी, इन सबके साथ आपने हिंदुस्तान की विदेश नीति को बनते बिगड़ते देखा है, अच्छी हुई कैसे हुई। लगन में सब अच्छा, और मैं उस सारे स्टूडेंट्स को जो हिंदुस्तान को एक बहुत जल्दी से विदेश नीति को समझना चाहे, ओडिसी ऑफ अ डिप्लोमेट बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कम शब्दों में, बहुत ही ऐसे शब्दों में जो भाषा अंग्रेजी हम और आप बोलते हैं, शशि थरूर साहब वाली अंग्रेजी नहीं, क्योंकि डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है उस अंग्रेजी का अर्थ क्या है उसके साथ नहीं। हाँ, नमस्कार जनरल साहब। लखन भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप रशिया में भी आपने सर्व मतलब किया है, आप चाइना में भी रहे हैं। अभी हाल के दिनों में चाइना और रशिया की थोड़ी दोस्तियां बढ़ रही हैं, जो पहले नहीं था। पहले वो बहुत आर्डेंट एक दूसरे के अगेंस्ट थे। अब ऐसे उसमें हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जब रशिया में थे, आप चाइना में भी थे, उस समय इन लोगों में बहुत ज्यादा, जिसको कहेंगे, एक खींचतान थी। आज दोनों लोग काफी पास आ रहे हैं। आप अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, हो गए। अब इज इट ऑल राइट? यस, यस, माय वॉइस इज यस, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, देखिए, चीन में रहने का और सोवियत यूनियन में रहने का मेरा अनुभव ये रहा कि चीन और रूस के संबंधों में 1960 से लेके और अब तक कई फेजेस गुजरी हैं। ये सोचना कि आज का रूस और चीन का नज़दीकी संबंध बराबर बना रहेगा, मैं ये नहीं मानता। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन ने एस्टेब्लिश करवाई थी। 100 साल होने जा रहे हैं उसको, वो सेंटिनरी मनाने जा रहे हैं। उसके बाद में जब चीन का पीकिंग पर अधिकार हुआ और सारे चाइना उनके अधिकृत हो गया, तो उन्होंने सबसे पहले सोवियत यूनियन से मदद ली और उनसे इक्विपमेंट, उनसे एग्रीकल्चरल हेल्प, उनसे टेक्नोलॉजी ले करके वो आगे बढ़े। लेकिन एक माओ ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जब उन्होंने देखा कि यूएस सबसे बड़ी पावर है और रशिया उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, और रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी से उनका विरोध हो गया और उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंटर्स अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका तक में बना लिए। तो दोनों के बीच में राइवलरी शुरू हो गई। और एक वक्त वो आया जब 1952 में निक्सन साहब को उन्होंने निमंत्रण दिया, और जो वो यूएसए जो कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो उनका मित्र हो गया। और मैं वहाँ बैठा था उस वक्त, और सोवियत यूनियन के लिए उन्होंने इतने अपशब्द कहे हैं, इतने अपशब्द चीन ने कहे हैं कि मैं आपको अनुमान नहीं लगा सकता हूँ। ये डिक्लाइनिंग सुपर पावर।
a traitor to the cause of communism. You know, the country which had established communism, not only in the Soviet Union, but parties all over the world which were very active, and even our own Prime Minister, Mr. Nehru, was impressed by the progress that was made by the Communist Party in India after Lenin. He was not impressed by Stalin and he was opposed to his policies. But up to Lenin, he had thought that it was a great revolutionary movement. लेकिन चाइना ने अपना रास्ता बिल्कुल बदल दिया. जो रशिया इतना नजदीक था वो इतना दूर हो गया कि उसूरी में उनकी लड़ाई हुई एक दूसरे से. उसूरी रिवर पर एक बॉर्डर वॉर हो गया उनका, और आखिरी में सोवियत यूनियन ने इतनी पावर इस्तेमाल की कि वो आइलैंड जो डिस्प्यूटेड था वो आइलैंड ही हो गया. Therefore, the cause of dispute went away. Therefore, I want to suggest that this is not a stable relationship. दूसरे, I do not think that a rising China to a point where it will become a rival of the Soviet Union, superior to the Soviet Union, in terms of military and economic power, that Russia would welcome it too much. लेकिन जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस ऐसे होते हैं कि जब तक उनकी यूएसए से और वेस्टर्न कंट्रीज से इक्वेशन इम्प्रूव नहीं होती, और नेटो की जब तक स्थिति यूरोप में रहती है, तो दे नीड allies and China is a good ally. Therefore, Russia is inclined at the moment to have a relationship with them, but the substance of that relationship is not too great. This is the result of recent studies over Russia and China. लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पावर इंडेक्स में चाइना बहुत आगे बढ़ गया. जैसे डॉक्टर झा ने अभी कहा, चाइना बहुत आगे बढ़ गया. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, उनकी जो टोटल मिलिट्री स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो अमेरिका से ज़्यादा है. इन ए स्केल ऑफ 100 फॉर मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड in which India is listed, USA is number 1, China number 2, Russia number 3, India number 4. लेकिन मिलिट्री पावर इंडेक्स में स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी में वो ये कहते हैं कि चाइना स्टैंड्स एट नंबर 82, its score is 82 out of 100, whereas the Soviet Union is only 74 out of 100. Well, not Soviet Union, but America. And the Soviet Union is 64, India is 61. So we are far behind China, but we must not think that we are too far behind America and Russia. In our striking power that we have developed ever since independence, and much more since 1990, whenever we started looking differently at the world. And our relationship with America also started improving. And from first in the times of Kennedy, then a setback under Nixon, then an improvement under Carter, and so on and so forth. And then from the time of Bush Jr., that relationship has flourished. But we are no match to China still. मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया और चाइना का कंपैरिजन है, उसमें अगर आप उनके एरिया को देखें तो इट इज 3 times इंडिया, और उनकी पॉपुलेशन जो है 1.4 बिलियन है, इंडिया की 1.34 बिलियन. तो माने ये हुए कि for every 1 citizen of China there is 3 times the territory available for exploitation than India. That gives them a permanent advantage. I say that gives them a permanent advantage. Number 2, in military terms, I have already told you that although the gap in between these 1, 2, 3, 4 countries is statistically not so much, 61, 64, 74, 82. But in actual fact, if you look at the strike capability of China,
If you look at their number of aircrafts, if you look that they have twice the number of aircraft carriers than we have only one, they have two, and they are manufacturing 3 more. We are manufacturing only 1 more. Then in the submarines, they are 3 to 4 times better than India. Then in the land power, the overall strategic studies indicate very clearly that there is a tremendous gap between India's striking power and China's striking power. If you take their budget, which is 3 times India's, 4 times India's, if you take their technological advances, if you take their nuclear capability, which is several times more than India's, if you take their number of aircraft carriers, if you take their number of combat vessels, if you take and if you take their overreach in the Pacific and the Indian Ocean. You know, India is present in the Indian Ocean with its naval might, but it is not present in the Pacific. China is present both in the Pacific as well as in the Indian Ocean. Number 2, China has tried to siege India by taking its neighbors away from it. You know that their relationship with Nepal, after they built the road up to Kathmandu, has been advancing in leaps and bounds, and under Oli, it has gone overboard. They are going overboard to China. It is a good feature that Oli is now receiving challenges in Nepal. But Chinese have advanced considerably in terms of their relationship with Nepal, whereas our relationship with Nepal has not been as stable as it used to be. Then in Sri Lanka, you know Hambantota, and you know the Colombo port, the Colombo port city development, and you know they're now almost a base in the Colombo port. They are there permanently because they say we are building the road, we are doing advancement for China, and their financial aid to China. It has made China has made Sri Lanka so reliant on them economically. It is not just a military advance, it is an economic advance. And a neighbor that was entirely tagged on to India in military and economic terms is now on an equal basis with China as far as its terms with Sri Lanka is concerned. In Maldives, the entire regime had changed and in favor of China before the present election. No, sir, the present government came. Lagan sir, I will bring General Asthana also in the discussion, and then मैं एक बार फिर आपके पास आऊँगा. If you permit, जनरल साहब, मैं आपने डिस्कशन सुनी लिया. हम सब जो भारतीय हैं उनके मन में कहीं ना कहीं 62 वॉर जो है चाइना से, वो किसी भी रिलेशन का एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह दिमाग. मैं फौज में नहीं हूं, लेकिन जो मेरे साथी जो फौज में नहीं भी, उनको कहीं ना कहीं वो 62 वाली बात कहीं अखरती है. बाकी कोई सब चीजें ठीक है. ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो राइजिंग चाइना की बात हो रही है, इज इट टाइम? अच्छा, और ये जो ग्राउंड रियलिटी है, ये भी समझना चाहिए कि कल्चरली हम श्रीलंका से हम बहुत पास हैं, हम नेपाल से पास हैं, हम बांग्लादेश से पास हैं, हम पाकिस्तान से हमारा सारा मतलब हमारा बोली ये सब एक जैसी है. लेकिन somehow ये चाइना ने उसको इधर उधर करके उनके बाद, तो अब it is time that we must recognize the rising power of China, या अभी भी हम अपना डिनायल में रहें? देखिए, डिनायल में रहने से ऐसा नहीं है कि जो अगर चाइना राइज कर रहा है तो वो राइजिंग बंद हो जाएगा. जो रियलिटी है वो तो वहीं की वहीं रहेगी. अभी मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था एम्बेसडर साहब का, और मैं वहीं से थोड़ा सा इसको टेक ऑफ करना चाहूंगा उस वक्तव्य से ही.
सबसे पहले मैं उनकी बात से सहमत हूं कि रशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है, जिसको काफी हद तक तूल दी जा रही है कि भाई वो बहुत क्लोज हैं, वो इतना क्लोज भी नहीं है जितना जैसे उन्होंने बताया। उसमें मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं वो शी जिनपिंग का सपना नहीं पूरा करना चाहते, वो अपना सपना पूरा करेंगे। उसी मुताबिक शी जिनपिंग पुतिन का सपना नहीं पूरा करना चाहते, वो अपना पूरा करेंगे। और इन दोनों की क्लोजनेस जो अभी है वो इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लग गई वेस्ट से। इनके जो कॉमन एडवर्सरी यूएसए ने दोनों को डिक्लेयर कर दिया या कंपिटिटर डिक्लेयर कर दिया। तो उस हालत में बिकॉज ऑफ अ कॉमनैलिटी ऑफ एडवर्सरी दे एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दिस इज अ shall we say a relationship of compulsion that they are close. So that is one issue. Are you getting me, please? Yes sir, please go ahead. हाँ, so this is one issue. Secondly, अगर आप देखें, जब भी रशिया ने जितने भी एक्शंस लिए, चाहे वो ब्लैक सी में हो, चाहे वो क्रीमिया में हो, चाहे वो यूक्रेन के खिलाफ हो, चीन ने ना उसने एक नए पैसे का योगदान नहीं किया है उसमें। बिल्कुल क्वाइट राइट। हाँ, सिमिलरली जो चीन के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं साउथ चाइना सी में, उसमें रशिया ने एक नए पैसे का योगदान नहीं दिया है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये दोनों मिलके कोई साजिश करेंगे पूरे वर्ल्ड के खिलाफ, वो ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट है। उसी मुताबिक रशिया भी कोई बहुत खुश नहीं है इस बात से कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी लेके इसने रिवर्स इंजीनियर करके यार ये मेरा ही सामान बनाया जा रहा है, तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, उसको कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। उसी मुताबिक बॉर्डर प्रॉब्लम भी ऐसा नहीं है। चीन के साथ मुसीबत ये है कि वो सेटल्ड बॉर्डर के ऊपर भी वो क्लेम डाल देता है। अभी उसने तजाकिस्तान में क्लेम डाल दिया, सेटल्ड बॉर्डर था, वो बोलता है जी ये तो मेरे इतने और ज्यादा किलोमीटर मेरा है। और उसमें एक जो क्या कहते हैं उनकी वो एरिया जो है किसी जमाने में यूएसएसआर का एरिया हुआ करता था। तो उसी मुताबिक बाकी जगह भी व्लादिवोस्टोक में एक कंट्रोवर्सी हुई थी छोटी सी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसी बात नहीं है कि उनकी बहुत जबरदस्त वो है, बट एक कंपल्शन तो है। और उस कंपल्शन में फाइनेंशियल कंपल्शन समझें या कॉमन एडवर्सरी वाला कंपल्शन समझें, इस कारण से वो लोग एक साथ हैं। दूसरी बात आती है राइजिंग चाइना की, और जहां मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा एम्बेसडर साहब से, और वो है कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर की। ये जितने भी थिंक टैंक्स हैं, चाहे वो सिप्री हो, चाहे वो और बाकी के थिंक टैंक्स हैं, इनफैक्ट मैं मेंबर हूं इन्हीं सबका, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट ग्रुप में शामिल हूं, ये इसका क्या कहते हैं चैलेंजेस फोरम का, जिसमें ये सारे थिंक टैंक उसका हिस्सा है। अभी अधिकतर ये जो कंपैरिजंस ड्रॉ होते हैं कि इसके इतने नंबर उसके उतने नंबर, वो नॉर्मली न्यूमेरिकली बायस्ड होते हैं, क्योंकि चीन ने नंबर्स इतने इकट्ठे कर लिए हैं, अभी सबमरीन्स इतनी ज्यादा बना दी हैं कि बाकी सबकी सबमरीन्स मिला के जोड़ दी जाए तो भी चीन के बराबर नहीं पड़ती हैं। तो इसलिए जो है वो चीन के नंबर बढ़ जाते हैं उसमें। लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल कॉम्बैट कैपेबिलिटी, क्योंकि जब आप इसको गिनते हैं तो उसमें एक टेरेन नाम की चीज भी है जो इफेक्ट डालता है। अभी एक टेरेन फ्रिक्शन है भारत और चीन के बीच में, जिसे हिमालयाज के तौर पे माना जाता है। अब उस इफेक्टिवनेस जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उसकी इफेक्टिवनेस हिमालय में कितनी है, वो एक अलग मापदंड है। उनकी जो आर्मी है वो कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, किराए के सोल्जियर हैं वो। तो किराए के सोल्जियर एक्चुअल सोल्जियर से कितना लड़ेगा और उसकी क्या मनोदशा होगी, वो एक अलग पैमाना है जिसको इसमें नापा नहीं जा सकता। मोरल इज वन फैक्टर विच यू कैनॉट कंप्यूट। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। उसी मुताबिक अगर आप अमेरिका का डिफेंस बजट देखें, पिछले 15-20 साल से चीन से कम 2 या 3 गुना डिफेंस बजट है अमेरिका का। और अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो नेक्स्ट 6 कंट्री चीन शामिल करके उसके डिफेंस बजट से ज्यादा है, और वो डिफेंस बजट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर उससे ज्यादा है। तो ये समझना कि अमेरिका जो है उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी, वो क्योंकि मापदंड में नंबर्स उन्होंने कम कर दिए और उन्होंने न्यूक्लियर अपने जो आर्सेनल है वो उन्होंने कम कर दिया, इसलिए उनके नंबर्स कम आ गए तो अमेरिका थोड़ा कमजोर हो गया, ऐसी बात नहीं।
अमेरिका की जो ताकत है वो है ताकत, और चीन को भी मालूम है कि क्या लिमिट है। उसी मुताबिक क्या होता है कि जब हर एक का एक एक्सपेडिशनरी रिक्वायरमेंट होता है, ज्योग्राफी हमारे फेवर में है, हम एक्सपेडिशनरी फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो इंडियन ओशियन है वहां से हमारे कोई कम्युनिकेशन लिंक कहीं पे भी टूटता नहीं है, कहीं पे कोई चोक पॉइंट नहीं है। चीन की मुसीबत क्या है कि जो साउथ चाइना सी एक इनर चेन है आइलैंड की, एक आउटर चेन है आइलैंड की, सबको ब्लॉक करा हुआ है, सब जगह अमेरिका बैठा हुआ है, जब उनके बेसिस बैठे हुए हैं, उनके एलाइज बैठे हुए हैं, और साउथ चाइना सी में भी कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम्स हैं। तो वो ये चाह रहा है कि अच्छा उसकी जो ऑयल है वो जाता है गल्फ से, गल्फ कहां से गुजरता है? वो इंडियन ओशियन से गुजरता है। इंडियन ओशियन में अमेरिका के बेस बना के बैठे हुए हैं, फ्रांस के बेस बना के बैठे हुए हैं, इंडियन नेवी वहां पे घूम रही है। तो उसको इतना पूरे को प्रोटेक्ट करना है, और वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी जो साजो सामान है उसको जोड़ता जा रहा है, और वो जोड़ने के कारण जो है उसके नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक राइजिंग चाइना का सवाल है, ये एक रियलिटी है, चाहे आप इसको बाय डिफॉल्ट कहें चाहे बाय डिजाइन कहें। अमेरिका ने उनको एक ग्लोबल फैक्ट्री बनाया, उस समय वो यूएसएसआर के खिलाफ शीत युद्ध कर रहे थे, तो उस चक्कर में उन्होंने इसको बढ़ाना शुरू किया, इधर खूब इन्वेस्टमेंट डाली, और सस्ता लेबर मिल रहा था तो बड़े आराम से उन्होंने सोचा भाई इससे फायदा उठाया जा सकता है। इस चक्कर में वो अपना बढ़ाते गए। चीन थोड़ा सा उन्होंने समझदारी की। चीन का क्या है कि कम्युनिस्ट रिजीम होने से एक फोकस्ड एम है, इनका एम नहीं बदलता, लीडर बदल जाते हैं। तो उस चक्कर में इन्होंने क्या करा, एक इनकी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, कैलकुलेटिव स्ट्रेटेजी, कि भाई जितनी मेजर क्राइसिस हैं और जो मेजर लड़ाइयां हैं उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए और इकोनॉमी पे जोर दीजिए, इकोनॉमी बढ़ाइए, और इकोनॉमी में बढ़ाते चले गए अपनी। और उसके बाद में जब आपकी पावर इतनी बढ़ जाए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की जो इन्होंने बातचीत करी, तब आप जो है फिर आप एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन की तरफ जाइए। तो अब इन्हें लगता है कि भाई अब हमारी उस सिचुएशन ये हो गई है, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ गई है, इसलिए अब इनका जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है वो उभर के सामने आ रहा है, और उस चक्कर में ये कार्रवाई हो रही है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत की जो आपने जो पड़ोसी देशों के बारे में मेरे से सवाल पूछा, जाहिर है कि इकोनॉमी आज के जमाने में इकोनॉमी एक मेजर फैक्टर है। Absolutely. और इकोनॉमी क्योंकि मेजर फैक्टर है, इसलिए जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी एक सोवराइन कंट्रीज हैं, और वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, वो भारत का नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, अकेले भारत का नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। हालांकि भारत से क्लोजनेस नजदीक है, डिस्टेंस वाइज हम उन लोगों से नजदीक हैं, इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो ये चाहेंगे कि व्हाई नॉट गेट द बेस्ट ऑफ बोथ। इफ गिवन अ चॉइस, अगर मैं नेपाल हूं तो मैं चाहूंगा कि मुझे जितना इंडिया से बेटर मिल सकता है मैं इंडिया से लूं, और जितना मुझे चाइना से मिल सकता है मैं चाइना से लूं, क्यों ना लूं दोनों से अच्छी चीज। उसी मुताबिक हर एक आदमी अपनी इस लेवरेज को इस्तेमाल करना चाहेगा। चीन की मुसीबत यह है कि भाई उसको अपना जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको इंप्रूव करना है, और इसलिए उसको श्रीलंका में बैठना है, ताकि वो जो उसको ये डर है कि भाई भारत मेरी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को अगर काट दे तो मैं क्या करूंगा। तो उस हालत में बेस्ट ये है कि भाई आप मैं वहां कहीं जाके कुछ बेस बना के बैठ जाऊं तो मेरी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चलती रहेगी। अगर अमेरिका ने मलाका स्ट्रेट बंद कर दिया तो मैं क्या करूंगा, तब इसलिए वो कर रहा है। सीपीईसी उसने बनाया, लेकिन सीपीईसी की मुसीबत क्या है, सिर्फ 10% से ज्यादा ट्रैफिक वहां से जा नहीं सकता। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उधर अगर एक यूनिट समझिए आप $2.5 में उसका ट्रेड जाता है, तो मलाका स्ट्रेट में अगर $2.5 से जाता है तो सीपीईसी में $10 रखते हैं। इतना महंगा है सीपीईसी से, पाइपलाइन ऊपर चढ़ नहीं सकती, वो तो चढ़ाई है ऊपर एकदम। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि मलाका स्ट्रेट की जो डिपेंडेंसी है वो 90% से 80% हो जाएगी, लेकिन उससे कम नहीं होगी, डिपेंडेंसी रहेगी। तो इस कारण से चीन को ये मुसीबतें जो है, ये जितने कंट्रीज हैं उसको लालच दे दे के, पैसा दे दे के किसी तरीके से अपनी तरफ करने की वो कोशिश कर रहा है। और भारत की जितनी क्षमता है उसमें हम भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी मदद जितनी हम कर सकते हैं हम कर पा रहे हैं। नेपाल में जहां तक जैसा आपने बताया, रोड वहां पर उन्होंने बनाई, पहले उनका उम्मीद ये थी कि अगर भारत मान जाता है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हम नेपाल के थ्रू हम सिलीगुड़ी के कॉरिडोर से
अगर हम कैलकाटा पोर्ट हमें मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। पहले उन्होंने ये भी बोला जी नलतुला से हम लोग ट्रेड क्यों नहीं कर लेते, लेकिन भारत ने जब मना कर दिया तब उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत अड़ के बैठा हुआ है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, और बात भी सही है। क्यों भाई, हमारे आपने जो पहले चीन खुद बोलता था कि जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है वो भारत पाकिस्तान का मामला है, उसमें मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। अब वो खुद वहां पे बैठ गया जाके, तो अब वो जो ये भारत पाकिस्तान का मामला नहीं रहा। किसी जमाने में उनके एम्बेसडर हुआ करते थे, वो यहाँ पे हमारे यूएसआई में आए थे, उनसे सवाल पूछा गया तो बोलते हैं कि उस समय उन्होंने बोला था कि हम इसको भारत पाकिस्तान इंडिया कॉरिडोर क्यों नहीं बना सकते। उनको फिर ऐसे जूते पड़े वहां से फॉरेन मिनिस्ट्री से, भाई आप ये क्या बोल गए वहां पे। तो बाद में उन्हें ये बोलना चला, क्योंकि उस समय उनका ये कहना था कि भाई हम तो अलग हैं, हमारा आपकी इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भारत ने एक मैप पब्लिश कर दिया, अब इनको जो है वो तकलीफ हो गई। अब ये बोलते हैं कि नहीं 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 यार, ये तो हमारा भी स्टेक्स है कुछ। तो क्योंकि अक्साई चीन में अभी आप कह रहे हैं, आप ये भी बोल रहे हैं कि नहीं जी हम अक्साई चीन लेके रहेंगे किसी ना किसी जमाने में, तो अब वो बोलते हैं कि भैया ये तो बॉर्डर जो हमारा बना ही नहीं, आपस में कोई समझौता तो हुआ नहीं। भारत और स्वतंत्र भारत और चीन के बीच में कोई समझौता नहीं है। भारत अगर समझौता है तो ब्रिटिश इंडिया और क्या कहते हैं ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में है, और उस समय भी सुवरेनिटी जो है वो चीन के पास थी, तो वो मानने के लिए वो तैयार नहीं। British India and Tibet. The Chinese did not ratify this. He did not ratify that. So because he has not ratified, so technically speaking, you have no border. So it's basically perceptions. In both cases, there are perceptions. हम बोलते हैं जी जॉनसन लाइन है और मैकमोहन लाइन है, वो बॉर्डर है, हम वो मान के बैठ गए। हमारा अपना स्टैंड पॉइंट है कि जी महाराजा हरि सिंह की रियासत में वो शामिल था, उन्होंने हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो ये हमारा इलाका हो गया। उनका ये कहना है कि भाई उस इलाके में भी उस टाइम में भी यहाँ पे क्या कहते हैं टैक्स तो मैं लेता था, पोटाला पैलेस लेता था वहां से टैक्स, तो आप जो है कैसे आप बोलते हैं कि ये आपका है। तो ये जो कहानी है ओवर अ पीरियड, भारत के और चीन के स्टैंड बॉर्डर के ऊपर हार्डन्ड हो गए हैं, हमारी पोजीशंस हार्डन्ड हो गई हैं। दोनों पॉलिटिकल जो भी वहां पे हायरार्की है अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज करने देगी नहीं आपको। तो इसलिए ये सिचुएशन आ गई है कि आप दोनों बैठे हैं कि भाई हम ये करेंगे। अब जहां तक नेबर्स का सवाल है, नेबर्स तो इसी मुताबिक एक्ट करेंगे। हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो सोवराइन कंट्रीज हैं, और हमें भी जल्दी मचानी चाहिए थी। जाहिर है हमें उन्होंने ऑफर दिया था, हम्बनटोटा पोर्ट पहले इंडिया को ऑफर हुआ, उसी मुताबिक रेलवे नेपाल में पहले इंडिया को ऑफर हुई। आपने नहीं किया टाइम पर, क्यों नहीं करी? टाइम पर करना चाहिए था। लेकिन उस टाइम में हमारा भी कहना था कि भाई हम्बनटोटा जो है वो इकोनॉमिकली हमें वायबल नहीं था, तो हमने नहीं किया। उसी मुताबिक जहां तक रेल का सवाल है, तो अभी रेल में हमने रक्सौल तक तो पहुंचा दी थी, उसके आगे अब वो पहुंचा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंस वो बढ़ाना चाहते हैं, इसका उनका अपना एजेंडा है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उनकी रोड नेपाल में आएगी तो नेपाल तक ही रहेगी, नेपाल से इंडिया नहीं आ रही है। जैसा मैं आगे दो परसेप्शन मैं वैसे कर दूं जो जिस तरह से मैं समझता हूं। एक तो जो जैसा लखन सर ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमसे 3 गुना बड़ा है, लेकिन उसका ये भी समझ लीजिए कि उसका 2/3 हिस्सा वो एनेक्स करके बैठा है। जो लोग कभी उसको पकड़ के रखना है, ईस्ट तुर्किस्तान और साउथ मंगोलिया, ये उनका हिस्सा, वो आज भी चैन से नहीं सो सकते हैं। उनको लगेगा आंख अगर झपकेगी तो ये सब निकल जाएंगे। एक समस्या है। एक और परसेप्शन में बताऊं, जब लैंड बॉर्डर की बात होती है तो चाइना का लैंड बॉर्डर हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा है। जब लैंड बॉर्डर में आप आर्मी की बात करते हैं तो ये जो फैक्टर बताया जाता है, हमारी आर्मी उतनी स्ट्रेच कभी नहीं रहेगी जितनी अगर सारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा चाइना को, तो उनकी ज्यादा स्ट्रेच रहेगी। मतलब ये सब परसेप्शन की बातें हैं, ये कोई इसका बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। किलोमीटर वी कैन बेटर गार्ड एज कंपेयर टू चाइना, ये सब परसेप्शन है। मैं जरा विभव कांत जी से उनका भी एक ओपिनियन ये ले लूं। विभव कांत जी, अगर आप सुन रहे हो तो आ जाए। आपसे एक चीज सिर्फ मुझे ये समझनी है कि आपने बहुत एशिया में बहुत काम किया, आपने यूरोप में भी किया। अब एक कुछ रोल ऑफ एशिया में जैसे चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, ये गल्फ, रशिया, ये सब मिलके जैसे यूरोपियन यूनियन टाइप कोई चीज बनी थी कि जहां पे वो अपना है वो देखते हैं। कुछ इस तरह की आपके दिमाग में कभी नहीं आता है कि जापान, इंडिया, मतलब ठीक है, कोरिया, चाइना भी फॉर दैट मैटर,
फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन, गल्फ, हम दुनिया की जगह हम क्यों दुनिया की तरफ देखें भाई? एशिया में हम सब लोग मजबूत हैं, व्हाई नॉट एशिया, एशियन यूनियन? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मैं बताऊं, मैं सुबह से आपके एक एक शब्द सुन रहा हूँ, अपने को ऑफ कर लेता हूँ मगर मैं सुनता हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। और मेरा इस पर यह कहना है, एंड सतीश भाई मेरे काम को पिछले 20 साल से जानते हैं, कि मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड में ये सारा रकस जो है वो वेल्थ क्रिएशन का है। सारा रकस जो है वेल्थ क्रिएशन का है, क्योंकि अच्छा उसमें वेल्थ क्रिएशन की डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जिनमें वेल्थ क्रिएशन डेमोक्रेटिक वे में होगी, कुछ जो है इंपीरियलिस्टिक वे में हुई, कुछ जो है सोशल वे में हुई, सोशलिस्ट वे में हुई, कुछ जो है तो उसी मॉडल में जहाँ इंपीरियलिज्म रहा, जहाँ कैपिटलिज्म रहा, सोशलिज्म रहा, ईयू ने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक कॉकटेल बनाया उनके डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का। चाइना ने कहा कि नहीं साहब, वो कैपिटलिज्म जो है ना कम्युनिज्म के से ना सबसे अच्छा काम करता है, उसमें से डेमोक्रेसी निकाल दीजिए, इट वर्क्स वेरी वेल। सो उन्होंने अपना एक कैपिटलिज्म का एक्सपेरिमेंट किया जो उनके लिए अभी काम कर रहा है। मैं आपको एक बाद में वीडियो भी भेजूंगा। मैंने एक इंटरव्यू दिया था हमारे नेशनल टेलीविजन को, जिसमें जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, पहले तो भाई साहब आप ये समझिए आनंद जी कि ये हमारी नकल है, हमारी नकल है। 2000 में इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप जो हमने अनाउंस किया, वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसका एक इनिशिएटिव है। दिल्ली इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। गलती हमारी है कि हमने इसको पब्लिकली डिबेट नहीं किया और केवल सरकारों के बीच में की गिरफ्तारी में इसको छोड़ दिया उसको, जबकि अब हमारा ये मकसद है कि हम इसको थिंकर्स के बीच में ले जाएंगे और उसको करेंगे। तो इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप जब अनाउंस की गई थी तो उसका डेफिनेशन क्या था? उसका डेफिनेशन ये था कि हिंदुस्तान और जापान, जैसा कि फ्रांस एंड जर्मनी ने ईयू में किया, हिंदुस्तान और जापान मिलकर एक नए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को आह्वान करेंगे जो एम्पावरमेंट बेस्ड हो, क्योंकि दुनिया का अब तक का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड हुआ है। तो हम इसको बनाएंगे और इन दोनों को साथ मिलकर हम अफ्रीका और एशिया दोनों को इस एम्पावरमेंट के नेट में लाएंगे जो है, और बाकी ग्लोबल पार्टनर, it's a global partnership, it's not about India and Japan, we will lead but we will bring other nations to join this। अब आप सोचिए, ऐसा अगर करते किया, पार्शियली सफल भी हुए, पार्शियली सफल होना बाकी है, रेजिस्टेंस हमारे यहाँ से आ रही है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल थिंकिंग चेंज हो गई और विकास केवल एक जुमला बन के रह गया, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते जो है। मगर अब सोचिए इसका पर्सपेक्टिव से, यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, लेट देम एनालाइज एंड से। मेरा मानना है कि हमारे जो मिशन से हमने चाइना के लिए सबसे बड़ा एंटीडोट क्रिएट किया था। थिंक अबाउट अ सिचुएशन वेयर इंडिया एंड जापान lead a development framework which is joined by entire Asia or almost the entire Asia and Africa, which is empowerment based and driven। आपको नहीं लगता कि जैसे EU में ब्रिटेन आया बाद में बोलता है मेरे को भी भाई छोड़ो मत, साथ में हम आएंगे, वैसे ही मेरा मानना था कि चाइना हमारे पास आएगा और बोलेगा साथ में मिलकर काम करेंगे, और एक्चुअली ये होगा, हमें करना चाहिए। मेरे चाइनीज लीडर्स के संग भी डिस्कशंस हुए हैं और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप हमें घेरने का काम कर रहे हैं। हमने कहा ना, इतनी फुर्सत किसके पास है, हम अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, हम अपनी तरीके से कर रहे हैं। आपने वेस्टर्न मॉडल को थोड़ा सा झाड़ा पोछा, उसमें कम्युनिज्म डाला, ऐसे किया, उसको जो प्रमोट कर दिया, बट वो एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड है। इसीलिए आप ऐसा समझिए, ये माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और एप्पल के बीच का झगड़ा है। दो फॉर्मेट्स हैं जो इस समय झगड़ रहे हैं दुनिया में, और उसमें से चाइना अब उस फॉर्मेट को लीड कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अभी बहुत पीछे चला गया जो है। अमेरिका ने जिस फॉर्मेट को स्टार्ट किया था उसका 3 वर्जन आगे चाइना ने अडॉप्ट कर लिया है।
सो इसमें ऐसा कहा जाता है कि बड़े सिस्टम्स हो या नेशन बिल्डिंग हो, वो आइडियोलॉजी, सिस्टम और प्रोडक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो जब तक हम आइडियोलॉजी को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक नए सिस्टम्स नहीं बनाएंगे। हम जो है प्रोडक्ट्स में उलझे हुए हैं कि कार बेच दी कि क्या कर दिया। ये ठीक है, ये ओल्ड आइडियोलॉजी से चला आ रहा था वेल्थ मेकिंग सिस्टम, जो पिछले 300 साल से एंग्लो सैक्सन्स के बनाए हुए सिस्टम्स के, उसको हम केवल, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप लोग यहाँ पे सहमति जाहिर करें कि आज जो हमारा देश में चल रहा है उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जुडिशरी हमारी नहीं है, पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो हमारा नहीं है, एजुकेशन हमारी नहीं है। उस पर लीपा पोती और पेवेंट का काम किया है, जो ऐसा नहीं कर रहा। आर्किटेक्चर हमारा नहीं है, वो जो हमको गवर्न करने के लिए जो सिस्टम हमारे पास छोड़ गए थे, और उसी में उलझे हुए हैं हम लोग, उसी में उलझे हुए हैं। उसी में बीमारी को एड्रेस करने वाले कम लोग हैं, बीमारी के सिम्टम्स को एड्रेस करने वाले बहुत लोग हैं जो बताते हैं साहब ये हो गया, वो हो गया। वो भी जरूरी है, बीमारी हो तो अगर सिम्टम नहीं सही करें तो कैसे सही होगा। बट मैं सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से और थिंकर्स से ये आह्वान करता हूं कि अभी ये समय आ गया जब हमको बैठना है, और हिंदुस्तान मस्ट हैव इट्स ओन गवर्नेंस सिस्टम, डेवलपमेंट सिस्टम, जो हमारे केवल जहन में ही नहीं हो, हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकारें उसको रिव्यू करें और बनाएं। तो इसमें आई एम कमिंग बैक टू चाइना एंड आई एम कमिंग बैक टू व्हाई। सो अभी पूरे दुनिया में आप देखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन का रिवर्स होगा, वो कोरोना ने कर दिया है, जिसमें अपनी अपनी रिजीम को जो है सब लोग प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जो वादे जापान ने भी हमारे संग किए थे ना, अब वो उसमें भी हिचकिचाएंगे जो है। क्यों? क्योंकि भाई उनको अपने नेशन बिल्डिंग के लिए भी अब बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, बहुत कुछ रिजर्व में रखना पड़ रहा है। कुछ लोग पैसे छाप रहे हैं, कुछ लोग उधार ले रहे हैं, इंटरनल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। सो दुनिया में इस समय जियोपॉलिटिक्स इज नॉट गोइंग टू बी द सेम व्हाट इट वाज। अब कुछ लोग कोशिश करेंगे कि चाइना को घेरे, कोई कहेगा किसी को घेरे, कोई कुछ करे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ chaos इन कमिंग टाइम। हिंदुस्तान एक एडवांटेजेस पोजीशन में है। हिंदुस्तान के पास क्या है कि इसके पास सारे, एक तो बड़े ही, ये तो पिछले 50 साल में ऐसा हुआ है कि गांव का आदमी को असंतोष हो गया है कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ गांव का आदमी खेती करता था, मजा लेता था, नीम के नीचे सोता था और बहुत खुश था। पूरी दुनिया आज वो सब कुछ जो उन्होंने किया उसको छोड़कर हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात कर रही है। तो हैप्पीनेस, हमारा असली मकसद क्या, ये सोशियो इकोनॉमिक्स की बात समझ में आती है, बट जो इकोनॉमिक ड्राइव ऑफ इंडिया जो है वो हम गलत रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं। और ये रास्ता हमने नहीं चूज किया, हमें दिया गया है और हमने उसे ले लिया है। तो अब ये कोरोना के समय में जियोपॉलिटिक्स को भी समझने के लिए और जियोपॉलिटिक्स को बदलने के लिए भी, और चाइना से मेरा मानना है वो पड़ोसी है हमारा, हम कितना उससे कर लेंगे। हमारे किचन में जो बनता है उसको सूंघ लेता है, उसकी किचन में बनता है हम सूंघ लेते हैं। दीवारें मिली हुई हैं, झगड़ा हम करेंगे, पड़ोसी है। अब पड़ोसी से झगड़ा करने वाला मूर्ख कहलाता है जो और पड़ोसी के बगल वाला जो है ना, कहीं से बाहर से कहता है मारो मारो मारो। उनकी बात सुनना बंद करना चाहिए हमको जो है। नहीं, मैं इससे ज्यादा, मैं इसको थोड़ा और, क्योंकि समय का अभाव है, इन लोगों से एक वो ले लूं। आपने अच्छा उदाहरण दिया, यहाँ तो अगल बगल दीवारें भी नहीं है, यहाँ तो कुछ किचन ऐसे थे जो एक साझा चूल्हा थे और उस चूल्हे की लड़ाई आज हो गई है। वो तो जो आपने उदाहरण दिया बहुत अच्छा दिया। मैं सतीश झा साहब के पास आ रहा हूँ, और जल्दी से एक चीज जरा ये समझना है सतीश झा साहब, कि अब इस समय यूएस बिल्कुल ठीक से हो गया, उसको अफगानिस्तान से जाना ही जाना है। जैसे अमेरिका छोड़ के भाग रहा, अरे एक बार इंग्लैंड को हो गया था, मुझे इंडिया से निकलना ही निकलना है जितनी जल्दी हो सके। और उसमें वो जो पाकिस्तान को जो इंग्लैंड एक बना के गया कि उसको यहाँ पे एक अपना टो होल्ड रखने के लिए, उस रशा को ठीक करने के लिए पाकिस्तान को दे गया था। अब पोजीशनिंग ये हो रही है कि यूएस तो पाकिस्तान के साथ आ ही रहा है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ है। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब दोस्त जो बड़ी पावर है उनका सबसे बड़ा दोस्त पाकिस्तान हो रहा है। अनम्यूट कर लीजिएगा। इसलिए लोग मुझसे पूछ रहे हैं अमेरिका में कि भारत तालिबान से कैसे बात कर सकता है। तो जब इस तरह की जो नई समीकरणें बनती हैं तो ऐसे एनॉमलीज पैदा होती है कि भारत को तालिबान से बात करनी पड़ती है। लेकिन जो अभी लग रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा,
हमें लगता है उसमें कुछ और देरी होगी। जो उनकी जो अभी डेडलाइन सितंबर की है, वो शायद उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। बाइडेन की सरकार सोच रही है, उनके साथ रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, शायद उसमें थोड़ी देरी होगी। और उनको, क्योंकि अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है, कोशिश करता रहता है निकलने की, निकल नहीं पाता कहीं से। ये उसकी अपनी कुछ, मान लीजिए, किस्मत है कि जब भी कहीं घुस जाता है उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन जो अभी नई समीकरण बन रही है, उसमें भारत क्या भूमिका अदा करेगा, मैं पिछले 40 साल से जो देखता रहा हूं, और जो भी मौका मिला बाहर के लोगों की बात सुनने का, तो अगर हम बाहर के लोगों की बात सुने, तो उसमें जो भारत की जो राजनयिक व्यवस्था है, और उसके जो एम्बेसडर्स हैं, और जिस तरह सामरिक ढंग से सोचता है, सारे सवाल खड़े होते हैं कि भारत ऐसे क्यों सोचता है। तो यानी कि हम अपनी तरफ सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के जो तमाम जो मुल्क हैं जो हमको देखते हैं, वो कहते हैं भारत ऐसा क्यों सोचता है। ये जो बहुत बड़ा फर्क है, हम सोचते हैं हम सही है, दूसरे सोचते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस फर्क को अभी तक हमने देखा नहीं, किसी ने मापने की कोशिश की है। तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारी जो एस्पिरेशंस हैं कुछ अलग हैं, और हमारी एस्पिरेशन ज्यादा सिंबॉलिक है। भारत हमेशा, मुझे लगता है कि सिंबॉलिज्म में ज्यादा विश्वास करता है। हमारी तरक्की असली हो ना हो, लेकिन लोग कहना शुरू कर दें हमारे डेटा में कि हम अच्छे दिख रहे हैं। लखन साहब ने जो बात की डेटा की, और सामरिक जो स्थिति है देशों की, मेरा मानना है कि जो भी डेटा कहे, हम लॉजिकली जब चीजों को देखते हैं तो एक ढांचा बनाते हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। वो एब्स्ट्रैक्शन कितना सही है, वाजिब है, उस पर डिपेंड करेगा हमारी एनालिसिस कितनी अच्छी है। जब मैं देखता हूं कि अमेरिकी जो सामरिक शक्ति जो है आज की तारीख में, वो चीन से बहुत आगे है, चीन आगे बहुत, उसकी रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस की बात होगी, तब अमेरिका के सामने कौन खड़ा हो रहा है आज की तारीख में। एक जमाने में रूस बहुत आगे था, फिर आगे बढ़ गया अमेरिका। तो जो अगली लड़ाइयां होंगी वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगी, उसमें स्पेस आएगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। आज की तारीख में अमेरिका में इतनी ताकत है कि किसी भी देश में किसी भी नंबर प्लेट को पढ़ के उस कार को बॉम्ब कर सकता है। वो क्यों नहीं करता अपने आप में? वो एक रिस्ट्रेंट की बात है। वहां बात आती है कि हमारे पास ताकत कितनी भी हो, हम ताकत दिखाते नहीं है। तो अमेरिका के नंबर जितने भी खराब दिखे आपको, वो चाहे 64 हो जाए, 74 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो सामरिक शक्ति है, जो इसकी डिफेंस फोर्सेस की शक्ति है, वो जैसे लखन साहब ने कहा, जो अगले जो 6 देश हैं उनको मिला के भी आप 5 गुना और कर दीजिए। लेकिन इफेक्टिवनेस क्या है? अब आपने देखा कि भारत ने जिस तरह बांग्लादेश को काटा, अमेरिका कुछ भी ऐसा कभी कर नहीं पाया है। इफेक्टिवनेस बिल्कुल अलग तरह की चीज है। लेकिन जो शक्ति है उसके हिसाब से देखें तो अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है कि जो उसके नियम है वही बदल दिए जाते हैं। तो अमेरिका नियम बदलता रहेगा, बाकी लोग उसका पीछा करते रहेंगे। अगले 25-30 साल तक जो भी दिख रहा है अभी तक, जो मेरे हिसाब से जो खाका है, उसमें इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो लीडरशिप इस पे अमेरिका के हाथ में होगी, बाकी लोग खेल खेलते रहेंगे, बंदरभपकी देंगे, तमाम तरह की बातें होंगी, लेकिन जो रास्ता जो लीडरशिप का है वो अमेरिका की तरफ जाएगा। और भारत से लोग पूछते रहेंगे यही कि भाई भारत ऐसा सोचता क्यों है, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं, क्योंकि समय का वो है, लखन सर आपके पास आ रहा हूँ और आप संक्षेप में चाहूंगा, हालांकि विषय इतने बड़े हैं। हिंदुस्तान की दृष्टि से अगर देखें, भारत की दृष्टि से देखें, तो आज हिंदुस्तान को ऐसा लगता है आपको कि यूएन की सीट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी परमानेंट मेंबर होना चाहिए। अब नैम जो है, नॉन अलाइन मूवमेंट और सार्क क्या रिडंडेंट हो गए हैं? मैं लखन साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने इतना बड़ा मूवमेंट आपने नैम का किया था, आप उसके कर्णधार थे विज्ञान भवन में। तो देखिए, नॉन अलाइन मूवमेंट की कई खूबियां हैं जो हमें समझनी है, जिनको हम काफी ध्यान में नहीं लाते हैं, आज भूल भी चुके हैं। एक उसकी खूबी ये है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। नॉन अलाइनमेंट के एक माने तो यह है कि वी विल नॉट बी ए मिलिट्री एलाई ऑफ अनदर कंट्री एंड अलाउ military bases of another country on our territory. And that is what we were propounding for the independence of the foreign policy of all sovereign states.
And that is why they were attracted to this movement in numbers that is more than half the number of the United Nations. तो ये फीचर बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरे ये है कि people with altogether different ideologies, nations with altogether a different shape of things, like Saudi Arabia on one side and Vietnam on the other side. What is the ideological comparison between the two of them? You see, what is their status militarily or economically? The two states are totally different, but they are part of the non-aligned movement. They were very active members of the non-aligned movement. सऊदी अरेबिया की तो रिलेशनशिप अमेरिका से बहुत नज़दीक है. तो और वियतनाम की रिलेशनशिप एक पहले रशिया और चाइना से बहुत उम्दा थी, फिर चाइना से ज़्यादा उम्दा थी, अब अमेरिका से भी ज़्यादा उम्दा. भारत से तो बराबर उनकी रिश्ते बहुत ही बढ़िया रहे, क्योंकि नेहरू हो ची मिन्ह इक्वेशन से और आज तक उनमें फ़र्क नहीं है. तो मेरा ये कहना है कि अगर हम नॉन अलाइंड उस वक्त हो सकते थे जबकि हम रशिया के मिलिटरली इतने साथ थे. अफगानिस्तान में हमने उनका साथ नहीं दिया अपने नॉन अलाइनमेंट की वजह. इंदिरा गांधी, अंडर एडवाइस फ्रॉम अस, एंड that letter was drafted by me in Moscow, told Mr. Brezhnev when he came to Delhi to propound his case for Afghanistan, she told him in very categorical terms that you have addressed on a non-aligned nation, we cannot be with. Brezhnev went disappointed. These stories are not known, but I am a personal witness to it. You see? आपने लिखा भी है, आपने अपने ओडिसी. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस वक्त अमेरिका के नज़दीक जा रहे हैं या फ्रांस और जर्मनी और यूके से हमको मिलिट्री हेल्प मिल रही है, लेकिन हमको रशिया से भी मिलिट्री हेल्प बंद नहीं हुई. एंड रशिया इज स्टिल अवर बिगेस्ट मिलिट्री पार्टनर. Let us not forget this. And much of India's technology militarily and much of India's equipment militarily, I hope the general will bear me out, we still dependent on our connection to the Soviet Union. Therefore, I say that if we could be independent in our foreign policy as a non-aligned member at that time, then can we not stick to the same policy even today? Frame have our independence of choice and independence of action. We retain it because ultimately, when the chips are down, if China attacks India again, you please don't rely on Russian help or American help. You will be fighting that war yourself. Your Rafale it's a very good development, but they will take time to come. So whatever strength you have built will be pitted against the Chinese strength. And I know that, as the general has said, they have got limitations. They have got their lines of communication, but they still have a military power. They have this air power, and we must take full note of it. Secondly, as far as our neighbors are concerned, it's fine. Their national interest lies in not attaching themselves whole scale with India. And therefore, they will seek other venues, as Mr. Jayawardene was seeking another venue in America at that time. But we stopped him. And we had the 1989 agreement at that time. We changed the position completely. We not only stopped him, but we stood up against Jayawardene. And we forced him to come to Delhi and come to have an agreement with us. You know, and the entire course of Indo-Sino, of India-China, of India-Sri Lanka relations changed from that time on. And we inducted our army. Of course, we had to withdraw that army, but it played a role. It played a role. It ensured India's presence at a time when Sri Lanka was moving altogether towards the west. They had established their base almost north of Colombo. They were overseeing us from the towers that they had built there. They were overseeing
and the entire lot of South Asia. Therefore, the diplomatic battle is for us to have a superiority over any other power coming into our neighborhood. You see, our lines of our circle of influence must be stronger. They must not get weaker. That is the strategic necessity of India. But non-aligned movement has not come in the way. This is what I would say. Okay, fair enough. Point taken. I have run out of time. लेकिन जनरल साहब से आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ये समझ ले जनरल साहब कि जैसा उन्होंने कहा, एज अ नॉन मिलिट्री पर्सन हम लोगों को ऐसा लगता है कि रशिया हमारे थिक में हमारे पीछे खड़ा रहा। वो अलग बात है कि 62 में उसका मेन जो चाइना ने जितने लेके आया था हथियार और रशियन वो 3 राइफल्स थे, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद रहा। और चाइना और रशिया की सबसे बड़ी आती है वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है। तो जनरल साहब आपको क्या लगता है कि ये जो अभी टग ऑफ वॉर चल रही है सुपर पावर्स की, उसमें जैसे लखन सर ने कहा कि आप नॉन अलाइंड अपने को रखिए, क्या ये संभव है कि हम नॉन अलाइंड रह के अपने डिफेंस को ठीक रख पाएंगे आज के समय में? मैं इसी बात को थोड़ा अलग तरीके से बोलूंगा कि वी शुड मेंटेन आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और जब मैं बोलता हूं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली क्या कहते हैं सूफी बन जाइए। इसका मतलब ये भी है कि यू शुड हैव द सोवराइन चॉइस ऑफ योर पार्टनर्स एट द टाइम व्हेन यू रिक्वायर। Absolutely. That is what. So अभी we have our sovereign choices. हमने S-400 में रशिया से हम S-400 लेंगे, हमने क्लियर कर दिया, कोई डाउट नहीं हमारे दिमाग में, और ना ही हम अमेरिका को भी हमने क्लियर करके बता दिया। उसी मुताबिक जैसे कि लखन साहब ने बताया था, एज ऑफ टुडे देयर ऑलमोस्ट अबाउट 60% weapons which we have, their maintenance dependency is with Russia. So that is not going to go away very soon. So this is a factor which we cannot ignore. जहां तक अमेरिका का सवाल है, it is increasing and increasing consistently. So that is going to increase because our interests are getting aligned. 2-3 चीजें बड़ी क्लियर उभर के आई सामने गलवान के बाद। आपने देखा होगा गलवान से पहले हमारा जो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, हम कहा करते थे कि भाई क्वाड में बाकी 3 मेंबर जो हैं उन लोग, आपका तो भाई बॉर्डर नहीं लगता है चाइना से, इसलिए आप चाइना से जैसे डील करेंगे दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट देन हाउ वी डील विद चाइना। एब्सोल्युटली। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये गलवान वाला इंसिडेंट हुआ एंड व्हेन दे जंग्ड ऑल द सीबीएम्स ऑन वन साइड, एक चीज हमारे दिमाग में आ गई है बहुत क्लियर कि जब तक ये अनसेटल्ड बॉर्डर है, यू कैन नॉट बी इन टोटल पीस विद चाइना, दैट इज फॉर श्योर। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड, your interest will never clash beyond a point because you do not have a border with America. So therefore, relatively, आज की डेट में our interests are getting aligned in a manner कि भाई Chinese expansionism is a threat, and it is a threat, it's a global threat. And अगर ये प्रूव हो जाता है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसका ओरिजिन की जहां तक बात है, चाहे प्रूव ना भी हो, लेकिन ग्लोबल परसेप्शन तो बहुत क्लियर है कि भाई ये वुहान से आया है और इसने हमारी पूरी वर्ल्ड की जान निकाल दी है। तो अगर ये सिचुएशन है तो उस हालत में, और उसका इन्होंने गलत फायदा उठाया हर तरीके से, एक्सपेंशनिज्म में भी, प्रॉफिटियरिंग में भी, और स्ट्रेटेजिक गेन्स अडॉप्ट करने के लिए भी उन्होंने चाइनीज ने गलत फायदा उठाया। तो दे हैव एंड टू वीकन एवरीबॉडी। सो इस चीज को जो है कभी नहीं भूल सकता कोई। सो इस चीज में हमारे इंटरेस्ट अलाइंड हैं, इसलिए हम चॉइस ऑफ पार्टनर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तौर पे चूज करेंगे। अभी जहां तक आपने देखा होगा, चाबहार में हमने अमेरिका को साफ बता दिया और अमेरिका ने देखा कि भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनर को हमने ये भी बोला कि भाई आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आपको हमारी स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी समझनी पड़ेगी। चाबहार सेंसिटिव है हमारी, और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। चाबहार को बारे में बात नहीं करी उन्होंने जब काटसा की बात आई। they showed an understanding. हाँ, they saw and they understood it. उसी मुताबिक ये S-400 की भी बात चल रही है, तो काफी हद तक पुराने मैटिस भी बोल के गए थे कि नहीं वी विल टेक कंसिडरेशन। सिमिलरली ये नए वाले भी बोल के गए हैं। साहब कंक्लूड करिएगा मेरा। हाँ, सॉरी। सो
the strategic autonomy of India is possible. It is being exercised, and it is called as, in the today's world, it is called as a strategic balancing. Everybody is doing strategic balancing. Japan is also doing. They are trading with China, and yet they are an ally of America. So it is possible. It's only a question of the balance of power. Yeah. And how you could maintain your strategic independence in the midst of a rising China and a Russia which is changing its alignments, and an America which is fed up of Chinese expansion. Therefore, in this context, how can we maintain the independence of our choices and ensure the territorial integrity? मैं कंक्लूड करते समय एक ही चीज बता दूं कि वो जनरल साहब ने जैसा कहा कि जब तक हमारा बॉर्डर नहीं डिफाइन होगा, चाइना की तरफ हमारा LOAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान से हमारा LOC है, और इसलिए अगर कोई देश में कहता है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए तो वो देशद्रोही नहीं है, क्योंकि बॉर्डर अगर डिसाइड करना है तो आप पाकिस्तान और चाइना से टेबल पे बैठ के होगा, वो कोई बंदूक लेके नहीं डिसाइड होगा। तो एक जो नया नैरेटिव चल गया है कि अगर कोई कहे ना कि पाकिस्तान से बात करनी है तो देशद्रोही हो, इस नैरेटिव से अपने को बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें पाकिस्तान और चाइना से बैठ के इस LOAC को बॉर्डर में, उनके भी कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे भी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनका भी पैसा लग रहा है, उसी तरह से पाकिस्तान से भी अपनी LOC को हमें बॉर्डर में कन्वर्ट करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।